बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं उन सभी को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ पिछले सीरीज में जो हम लोगों ने देखा था अध्याय 5 में ही बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बारे में, तो उससे संबंधित जैसे इसके पहले के सीरीज में आप लोगों ने देखा था मीर जाफर के प्रति अंग्रेजों का क्या रवैया रहा या अंग्रेजों के प्रति मीर जाफर का क्या रवैया रहा, इन तमाम बातों का हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का शुभारंभ कैसे होता है, और इसके साथ हम देखेंगे कि मीर कासिम जो है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष होता है उसके क्या कारण होते हैं। तो कारणों का यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद हम फिर यहाँ मीर कासिम के विरुद्ध में जो अंग्रेजों के माध्यम से षड्यंत्र रचने का काम किया गया था, इन तमाम बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस तरह के जो भी वीडियो होंगे, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हो तो निश्चित कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का क्या स्थिति रहता है, संघर्ष प्रारंभ होने की क्या दशा होती है। तो हम ऐसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रक्तहीन क्रांति के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि रक्तहीन क्रांति जो होता है 1760 ईस्वी का, इसमें मीर कासिम बंगाल का जब नवाब बन जाते हैं तो यहाँ बंगाल की नवाबी उसके लिए एक फूलों की सेज के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कभी फूलों का सेज यह हो ही नहीं सका। 1757 ईस्वी का जो प्लासी लड़ाई हुआ था, इस प्लासी लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठने वाला यहाँ व्यक्तियों में मीर कासिम का जो अगर स्थान कहा जाए तो उसमें मीर कासिम जो था अधिक योग्य और सबसे ज्यादा दूरदर्शी के रूप में व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जा सकता है। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती है। जैसे ही मीर कासिम गद्दी को प्राप्त करते हैं तो गद्दी को प्राप्त करने के बदले उसे अंग्रेजों को या अंग्रेजों की जो स्थिति होती है उसको एक तरह से वर्धमान का नाम आप जानते ही हैं कि वर्धमान है, फिर मेदिनीपुर है और चटगांव, जिसका बार बार हमने पीछे के सीरीज में भी जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ वर्धमान है, मेदिनीपुर और चटगांव का क्षेत्र पहले ही अंग्रेजों को दे देना पड़ा था। और इस तरह से दक्षिण में फ्रांसीसी जो थे, यहाँ फ्रांसीसियों के से युद्ध के लिए मीर कासिम 5 लाख रुपये के रूप में कंपनी को पहले ही दे चुके थे, तभी इन्हें गद्दी की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि पहले 5 लाख रुपये का रकम अंग्रेजों को देना पड़ा था। और काउंसिल के प्रत्येक सदस्य जो थे सभी सदस्यों को अलग अलग 20-20 अगर कहा जाए तो ऐसे 20 लाख रुपये उसे उपहार के रूप में देना पड़ा था। और संधि के शर्तों के अनुसार यह रकम जब पूरी नहीं हुआ तो पूरी नहीं करने के हिसाब से अंग्रेजों की नित्य नई मांगे यहाँ सामने आने लगी थी मीर कासिम के प्रति। तो आप यहाँ भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि मीर कासिम को जमींदारों और जो रईस थे यहाँ के, वहाँ जमींदारों और रईसों से बलपूर्वक रुपये वसूलने की स्थिति आ जाती थी और रुपये वसूलने पड़ते भी थे, क्योंकि अंग्रेजों की जो शर्त थी उसको तो पूरा करना था यहाँ मीर कासिम को। तो जगत सेठ से इन्हें कर्ज लेना पड़ा, जो आपको पहले के सीरीज में ही दिखाया गया था कि जगत सेठ कलकत्ता के उस समय के सबसे बड़े सेठ के रूप में जाने जाते थे। तो जगत सेठ से इन्हें कर्ज लेना पड़ा। मूल्यवान जो जवाहरात यहाँ पे थे और बर्तन थे उसे गलाकर शर्त के अनुसार सारी रकम चुकाने की मीर कासिम के माध्यम से कोशिश की गई। और इस स्थिति में बंगाल की स्थिति और दयनीय होती चली गई, क्योंकि पहले से तो दयनीय थी और यह दयनीय होती चली गई। कंपनी की जो टकसाल थी वो कलकत्ता में स्वतः ही खुल चुका था, लेकिन कंपनी के खोटे सिक्के जो थे लेने के लिए व्यापारी बिल्कुल तैयार स्थिति में नहीं थे। व्यापारी चाहते ही नहीं थे जो कंपनी का खोटा सिक्का था उसको लिया जाए। बटा मांगने वाले और कंपनी के जो सिक्के थे इससे इनकार करने वाले को मीर कासिम ने अंग्रेजों को प्रसन्न रखने के लिए एक तरह दंड देने का प्रावधान निकाल दिया, ताकि अंग्रेज इस प्रावधान के माध्यम से कम इस पे संतुष्ट रह सके। लेकिन परिणाम स्वरूप आप देखेंगे यहाँ कि उनके जमींदार जो थे मीर कासिम से, खासकर मीर कासिम से असंतुष्ट होकर विद्रोह की स्थिति में तैयारी करने लगे। और जब विद्रोह की स्थिति में जमींदार यहाँ तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो अंग्रेजों ने वर्धमान का एक तरह से कहा जाए तो लूट प्रारंभ शुरू कर देता है। वर्धमान के राजा तिलक चंद हुआ करते थे। तो वर्धमान के राजा जो तिलक चंद थे कि शिकायत की उपेक्षा करके अंग्रेजों ने वर्धमान और जो वीरभूम था उस पर स्वयं अधिकार कर लेने का काम किया। अंग्रेजों ने दस्तक का
जो मीर जाफर के समय ही दस्तक का वो गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, तो यही स्थिति यहाँ मीर जाफर के बाद भी यहाँ मीर कासिम जो थे, मीर कासिम के समय में भी अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग करके राज्य की आय को, एक स्रोत जो था राज्य की आय के लिए, उस स्रोत को ही बंद कर देने का अंग्रेजों ने काम किया। नमक के रूप में देखेंगे, फिर आप देखेंगे छलिया के रूप में, आप तंबाकू के रूप में देख सकते हैं, इमारती लकड़ी के रूप में देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सूखी हुई मछली का व्यापार भारतीय जो थे नहीं कर सकते थे, लेकिन मीर जाफर के समय से ही अंग्रेजों ने ऐसे चीजों का व्यापार करना यहाँ पे बिना कर चुकाए ही शुरू कर दिया था, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ नहीं दिया जाता था। और कंपनी के नाम पर कंपनी के नौकर जो थे, या जो भी सुविधाएं थी, एक तरह के सुविधाओं का वे अनुचित ढंग से लाभ उठाने का भी काम करते थे। और नवाब के अधिकारी जो थे, नवाब के अधिकारियों के द्वारा जब उन्हें रोकने का काम किया जाता था, तो ऐसे वे अधिकारी को बंदी बनाकर अंग्रेजों की कोठी में भेज देने का काम करते थे। अंग्रेजों का व्यापार इस स्थिति में बिल्कुल कहा जाए तो खुशनुमा माहौल में चमकना दमकना शुरू कर दिया। लेकिन नवाब जो थे, इनकी आर्थिक स्थिति पहले तो शोचनीय ही थी और उससे ज्यादा अति शोचनीय होते चली गई। मीर कासिम की अर्थव्यवस्था जो थी, यहाँ जैसे ही मीर कासिम ने अर्थव्यवस्था की ओर अंग्रेजों का ध्यान अपना आकृष्ट कराने का काम किया, तो इसके लिए यहाँ मीर कासिम ने बार बार इसका प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रयत्न के निवेदन जो थे, इस निवेदन को बार बार ठुकरा देने का काम किया। मीर कासिम ने विपरीत परिस्थिति से में भी अपने साहस को नहीं खोया, क्योंकि अभी बताया गया कि बंगाल के योग्य, और यहाँ योग्य के रूप में भी कहा जाए और इसके साथ साथ अगर दूरदर्शी के रूप में कहा जाए तो यह मीर कासिम कहीं कम नहीं था। फिर भी उसने ऐसे विकट परिस्थिति में अपने धैर्य को, अपने साहस को कभी खोने का काम नहीं किया। और उसने क्या किया कि अंग्रेजों की जो रकम थी उसे पूरी कर सही अर्थ में अपनी सत्ता स्थापित करने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन स्थिति ऐसा होने वाला भी नहीं था। 1757 ईस्वी के बाद जब यहाँ बंगाल के नवाब में मीर जाफर अपने अधिकार का यहाँ प्रयोग नहीं कर पाया था, तो फिर यहाँ मीर कासिम जो थे स्वतंत्र प्रकृति का एक व्यक्ति था, और इसे कैसे कराने का अंग्रेज लोग स्वीकार कर सकते हैं, यह कदापि संभव नहीं था। अब वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर मीर कासिम रहना नहीं चाहता था। मीर कासिम की सोच थी कि वह स्वतंत्र विचार से अपने विचारों को प्रकट करे, स्वतंत्र रूप से वह शासक की भूमिका अदा करे। लेकिन शुरू में उसने अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए जो बागी जमींदार थे, इनका विद्रोह को दबाने का काम किया। पुनः सरकारी जो अधिकारी थे, उनके द्वारा जो अनुचित ढंग से अर्जित धन पर कब्जा किया गया था, अब वाव नामक नया कर उसने लगाते हुए सैनिकों का वेतन चुकता करने का काम किया। इस तरह से मीर कासिम जो थे प्रशासनिक सुधार के बाद अंग्रेजों से मुक्त होने के उद्देश्य से ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के बदले में वह मुंगेर लेकर चले गए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का अपना प्रभाव बिल्कुल बना हुआ था। तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लेकर चले गए, लेकिन मुंगेर के किले को फिर से मरम्मत करवाकर उसे इन्होंने सुदृढ़ बनाने का काम किया। और उस किले में उस समय कहा जाए तो 40,000 सैनिकों को, या 40,000 सैनिक जो यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करके उन्हें नए नए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने का भी इसने काम किया। सेना से विश्वासघाती और अंग्रेज भक्त अधिकारी को वह बर्खास्त कर दिया और प्रशासनिक व्यय में कटौती करते हुए उसने आय और व्यय के बीच में संतुलन लाने की भरपूर कोशिश करने का प्रयास किया। और इस तरह से बिहार के जो नायब थे, नायब दीवान राजा थे, राम नारायण के विरुद्ध में आरोप लगाकर मीर कासिम ने उसे बंदी बनाना चाह रहा था। पहले से ही इसकी सोच बनी हुई थी, लेकिन राम नारायण जो थे भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए। और जैसे ही राजनारायण अंग्रेजों की शरण में चले गए, तो अंग्रेज गवर्नर यहाँ बेंसिटाट जो हुआ करते थे, उससे पत्र लिखकर मीर कासिम ने राम नारायण को फिर से लौटाने की मांग प्रस्तुत कर दिया। बेंसिटाट क्लाइव की तरफ एक कूटनीतिज्ञ नहीं था, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसने मीर कासिम का हाथ जो था मजबूत करने के उद्देश्य से राम नारायण को ही सौंप दिया। क्योंकि जैसे ही राम नारायण को मीर कासिम ने मांगा अंग्रेजों से, तो मीर कासिम को यहाँ राजनारायण के रूप में अंग्रेजों ने सौंपने का काम किया। और मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या जब करवा दिया, तो अन्य असंतुष्ट जो जमींदार थे उनको समझाकर मीर कासिम ने यहाँ फिर से अपने पक्ष में मिला लेने में
भरपूर चेष्टा की और सफलता भी पाया। अयोग्य के रूप में अगर देखा जाए अधिकारियों के स्थान पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ मीर कासिम के माध्यम से की गई। फिर यहाँ मीर कासिम एक योग्य प्रशासक के रूप में जाना जा सकता था, क्योंकि एक योग्यता इसके अंदर बहुत अति उत्तम प्रवृत्ति का था, और इस तरह से उसकी जो योग्यता थी उसके अगर कहा जाए कि उसके पतन का ही कारण बन गया, क्योंकि उसकी योग्यता जो थी अंग्रेजों को पसंद कदापि नहीं थी, और यही योग्यता जो थी अंग्रेजों को पसंद नहीं थी, इसलिए अंग्रेज जो थे योग्य नवाब के पक्ष में कदापि सोच ही नहीं सकते थे। ऐसे वो नहीं चाहते थे कि कोई योग्य बादशाह बनकर वहां शासन करे, ताकि अंग्रेजों की बातों को मानने वाला, अंग्रेजों को तो कठपुतली की जरूरत थी, और वे हाँ में हाँ मिलाने वाला एक व्यक्ति भी उसके अंदर ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, और ताकि वे अपने स्वार्थों को अंग्रेज यहाँ बिना किसी विरोध का पूर्ति कर सके। तो देखिए यहाँ पे इसी का कारण होता है कि संघर्ष के कारण यहाँ पे शुरू होते हैं। तो संघर्ष के कारण होने के क्या कारण है, जैसे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में क्यों संघर्ष होता है, क्यों क्रांति होता है। तो सबसे पहला यहाँ बिंदु हम रखे हुए हैं सत्ता का प्रश्न। तो सत्ता के प्रश्न में अगर हम समझते हैं तो हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि सत्ता के प्रश्न में कि प्लासी का जब युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अंग्रेज सत्ता का स्वाद तो पहले ही चख चुके थे, और अंग्रेज को सत्ता का स्वाद जब मिल चुका था तो मीर जाफर नाम मात्र का एक शासक पहले तो था ही, और इस तरह से वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में मौजूद थी। फिर यहाँ मीर कासिम के साथ अंग्रेज अपने जो बनाए नवाब जैसे वह व्यवहार की आशा रखते थे, लेकिन मीर कासिम उनकी कठपुतली बनने के बदले में यहाँ बंगाल की जो वास्तविक नवाब के रूप में अपने आप को उभारने का प्रयास कर दिया था। वह प्रशासनिक सुधार के माध्यम से बंगाल की जो सत्ता थी, बंगाल की प्रजा थी, उसी का कल्याण वो हमेशा चाहता था। लेकिन अंग्रेजों का हौसला यहाँ पे बढ़ा हुआ था, क्योंकि पहले से अंग्रेज लोग यहाँ पे शक्तिशाली हो चुके थे। तो मीर कासिम बंगाल का वास्तविक शासक रहे अथवा नहीं रहे, इस प्रश्न पर अंग्रेज कोई समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बल्कि बंगाल में जो सत्ता था, इस सत्ता का प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक संघर्ष का कारण स्वाभाविक रूप से सामने आएगा ही। और इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट के रूप में देखें तो शाहजहां शाह आलम का प्रश्न यहाँ पे जो खड़ा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1760 ईस्वी के समय में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की जब हत्या कर दी जाती है, अली गौहर बिहार पर आक्रमण करने में व्यस्त रहता था। आलमगीर जो था, आलमगीर की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना पाकर वह शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने को मुगल सम्राट घोषित कर चुका होता था। बिहार की असंतुष्ट दीवान राम नारायण से उसने सम्राट के रूप में मान्यता भी दे चुका था। फिर यहाँ अंग्रेज जो थे, यहाँ नए सम्राट को पटना आने का अपना एक निमंत्रण पत्र भेज चुके थे। फिर यहाँ अंग्रेज जो थे शाह आलम से मित्रता कायम करके कुछ सुविधा पाने की भी उम्मीद रख रहे थे। पुनः मीर कासिम और शाह आलम के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होने के पक्ष में अंग्रेज कदापि नहीं थे, और वे चाहते भी नहीं थे, और अंग्रेजों को यह बिल्कुल भय बना हुआ था कि शाह आलम यदि स्वीकार कर लेगा कि बंगाल का सूबेदार मीर कासिम है, तो दोनों का संयोग जो है अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा अंग्रेजों की सोच बनी हुई थी। लेकिन अंग्रेज शाह आलम के प्रश्न को, यानी जो शाह आलम को प्रसन्न करने के लिए मीर कासिम द्वारा नए मुगल सम्राट को पहले मान्यता दिलवाना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम जो थे यहाँ शाह आलम द्वितीय को बिहार से हट जाने के लिए मान्यता दे सका। अंग्रेज के व्यवहार से अगर हम समझे ऐसे, तो मीर कासिम बिल्कुल असंतुष्ट हो चुका था, और दोनों के बीच में शत्रुता की भावना एक जगह बना चुकी थी, और इस शत्रुता की भावना ने एक शत्रुता उत्पन्न करता है जो कि एक क्रांति का कारण बनता है। पुनः हम इसके तीसरे बिंदुओं पर विचार करते हैं। राजा राम नारायण का प्रश्न आता है, जिसका जिक्र अभी इसके पहले ही किया गया था। तो राजा राम नारायण का जो प्रश्न है, तो राजा राम नारायण है बिहार के जो नवाब एक दीवान के रूप में हुआ करते थे। मीर जाफर चाहते हुए भी राजा राम नारायण को दीवान पद से क्लाइव के कारण नहीं हटा पाए थे, लेकिन मीर कासिम राजा राम नारायण को एक तरह से कहा जाए कि गबन के आरोप में दंड देने की सोच बना चुके थे। राम नारायण प्राण रक्षा के लिए अंग्रेजों की शरण में भागकर चले गए, और ऐसा हुआ कि अंग्रेज पहले भी नवाब के विरोधियों को शरण पहले भी दे चुके थे। संधि के शर्तों के अनुसार वे यहाँ बंगाल के जो नवाब थे उसके विपरीत कार्य अंग्रेज पहले भी कर चुके थे, लेकिन बेंसिटाट ने नवाब की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया कि राम नारायण को मीर कासिम के हाथों में सौंप दिया। इससे मीर कासिम का मनोबल और बढ़ गया, और वह अंग्रेजों से युद्ध करने के साहस जो था उसके अंदर
कभी नहीं आ पाया। और इसके बाद हम चौथे बिंदुओं पर विचार करते हैं तो यहाँ देखेंगे व्यापार का एक प्रश्न आता है। तो व्यापार के प्रश्न में अगर हम समझेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में झगड़े का मुख्य कारण या व्यापार का अगर हम बात कहें तो इसमें कहीं शक नहीं होता है, क्योंकि मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार अगर हम ये समझते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो स्थिति है उसमें अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा पहले भी प्राप्त हो चुकी थी। और जब अंग्रेजों को ये निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो चुकी थी तो कंपनी की वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। यह सुविधा जो थी कंपनी को पहले से प्राप्त थी और न कि कंपनी के कर्मचारी जो थे, यहाँ कर्मचारी को यानी यह कंपनी को प्राप्त थी, कर्मचारियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं थी। लेकिन मीर कासिम के पहले ही कंपनी के कर्मचारी जो थे निजी व्यापार पर कुछ चुंगी नहीं देते थे, वे इसका गलत फायदा उठाते थे। और अंग्रेजों के जो गुमास्ते थे और एजेंट मनमाने ढंग से भी काम किया करते थे। वे स्वयं को अपने जो अधिकार उनको दिए गए थे, इस अधिकार का वो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। साथ देने वाले अपने भारतीय व्यापारियों से धन लेकर वह दस्तक बेच दिया करते थे और इससे दस्तखत प्राप्त करके भारतीय व्यापारी जो थे ऐसे व्यापारियों को भी कुछ नहीं देते थे, अकेले ही लाभ कमा लेते थे। दस्तक के दुरुपयोग से राज्य की आर्थिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और इस तरह जो भारतीय व्यापारी थे दस्तखत को प्राप्त नहीं करते थे, उन्हें कर देना पड़ जाता था, जिससे भारतीय व्यापारियों से अंग्रेजों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं, स्थिति में एकदम स्थिति अच्छा नहीं था। और किसानों की फसल जो थी अंग्रेज व्यापारी कम कीमत पर खरीद लिया करते थे और इसके बदले में क्या करते थे कि कम कीमत पर खरीदते थे और स्वयं अत्यधिक दाम वसूल करके उसे बाजारों में खरीदने के लिए लोगों को विवश कर दिया करते थे। और इस तरह जब व्यवस्था लोगों को बढ़ रही थी तो मीर कासिम ने व्यापारिक सुविधा के दुरुपयोग पर या जो व्यापारिक सुविधा था ऐसे सुविधा पर दाम वसूल कर उन्हें बाजारों से खरीदने के लिए लोगों को विवश करने की स्थिति में यहाँ ऐसे दुरुपयोग का अंग्रेज गुदास्ते जो यहाँ अंग्रेज के जो गुमास्ते थे और एजेंट थे उनके अमानुषिक व्यवहार को देखते हुए, जो उनका एक तरह से अमानवीय व्यवहार हम समझ सकते हैं, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे अत्याचार को देखते हुए कई बार यहाँ काउंसिल का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया गया। लेकिन बैनस्टाड जब भी इस प्रश्न को काउंसिल में उपस्थित करता तो उसके हॉल में एक तरह से हल्ला मचाकर कोई निर्णय लेने के लिए ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया जाता था। और मीर कासिम जो थे बैनस्टाड और वारेन हेस्टिंग्स के जो मुंगेर में भेंट करके समझौते के हिसाब से अगर देखा जाए कि मुंगेर में जो भेंट हुआ और भेंट में समझौते के माध्यम से व्यापारिक जो यहाँ अनियमितता थी इसको दूर करने की बार वो बहुत ही प्रयास किया था, बहुत ही कोशिश किया था। और ऐसे कोशिश में और समझौते के अनुसार कंपनी के कर्मचारी जो थे इससे आंतरिक व्यापार पर एक तरह से कहा जाए तो प्रतिशत का देने की बात स्वीकार जब की गई, लेकिन कलकत्ता काउंसिल के माध्यम से, फिर आप देखेंगे यहाँ कलकत्ता काउंसिल के माध्यम से समझौते करके स्वीकार नहीं किया गया और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में एक युद्ध की संभावना काफी उत्तेजित भावना में बढ़ने की स्थिति में आ गई। फिर हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं। यहाँ यह हमारा पूर्ण बिंदु समाप्त होता है कि संघर्ष के कारण थे। फिर हम देखेंगे कि मीर कासिम के विरुद्ध में अंग्रेजों के माध्यम से किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, किस षड्यंत्र का शिकार यहाँ मीर कासिम हो रहा था। तो ऐसे कलकत्ता काउंसिल के जो स्थिति को हम समझेंगे उसमें जो एशियाड की स्थिति होता है, कलकत्ता काउंसिल में एशियाड की स्थिति जो है, तो एशियाड के नामक अंग्रेज अधिकारी के नवाब के साथ नए सिरे से बात करते हैं और नए सिरे से बात करने के लिए वह मुंगेर में भेज दिए। जब नए सिरे से बात करना था तो इस नए सिरे से बात करने के लिए उन्होंने मुंगेर भेज दिया। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जो थी उनके ऊपर एक सैनिक कार्रवाई और कंपनी के माध्यम से मीर कासिम को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने पहले से ही रच के रख लिया था। और इस तरह से दिल्ली के सम्राट जो थे उनके साथ गवर्नर जो बैनस्टाड गुप्त पत्राचार के माध्यम से स्वयं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी उसे प्राप्त करने की सोच में बना हुआ था। और खासकर मीर कासिम अंग्रेजों की जो दोहरी नीति थी, दोहरी चाल थी, उसको भली भांति समझ रहा था। और इस दोहरी नीति को जब समझ रहा था तो अंग्रेजों के प्रति वह बिल्कुल आश्वस्त नहीं था पहले से ही, क्योंकि वो जान रहा था कि अंग्रेज उसके साथ दोहरी नीति चलने वाले हैं। और अंग्रेजों के व्यवहार की आलोचना करते हुए जैसे
एक इतिहासकार मेसलन की बात करें तो मेसलन ने स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा भी है, जो आप समझ सकते हैं कि मीर कासिम का एकमात्र कसूर यही था कि उसने यूरोपीय व्यापारियों की लूट से अपनी प्रजा की रक्षा का प्रयास किया था। अगर ऐसा वो प्रयास नहीं करता तो शायद मीर कासिम कभी भी बंगाल का नवाब ही रहता, यानी जब तक वो रहता बंगाल का नवाब रहता। क्योंकि बेंसीटाट ने मीर कासिम को भुलाओ में रखने के लिए लिखा कि दूसरा नाजिम खड़ा करने की बात कुछ लोगों की मनगढ़ंत एक कहानी कही जा सकती है, ऐसा उसने इस बात को लिखा था। जिसमें मीर कासिम ने जैसे ही षड्यंत्र का पता लगने के बाद जगत सेठ और उसके जो भाई थे स्वरूप चंद को मुंगेर बुलाकर नजरबंद कर दिया। धनी सेठों का हाथ इस षड्यंत्र में पहले भी सिराजुद्दौला के गद्दी से यहाँ अपदस्थ कराने में पहले से भी था, क्योंकि जगत सेठ उसमें और अमीन चंद्र जो थे ये दोनों भली भांति यहाँ सिराजुद्दौला का समय में भी अपनी भूमिका काफी ज्यादा निभाए थे। अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो उससे पहले ही यहाँ जो जगत सेठ थे उसे और अमीन चंद्र को बुलाकर इसने क्या किया कि नजरबंद कर दिया। और इस तरह से अंग्रेज ने जगत सेठ एवं रूपचंद की बंदी बताए जाने पर भी आपत्ति जब प्रकट किया तो यहाँ एमयाट के रूप में एमयाट और हे ने मुंगेर पहुंचकर जब दोनों मुंगेर पहुंचे तो मुंगेर पहुंचकर नवाब के सामने 11 मांगे पेश करने का काम किए, जिसमें भारतीय व्यापारियों पर कर लगाने की बात थी, अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति और अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजों की जो क्षतिपूर्ति थी उस या अंग्रेजों के कहने पर ऐसे कहा जाए कि दोषी भारतीय अधिकारियों को दंड देने की मुख्य बात यहाँ रखी गई थी। मीर कासिम और एमयाट के बीच संधि की वार्ता यहाँ असफल हो गई। तो इस तरह से एमयाट का व्यवहार जो था धृष्टतापूर्वक हम कह सकते थे कि धृष्टतापूर्वक था। संधि वार्ता के बीच अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ एक जहाज जो था पटना की ओर आज जाता ऐसे मुंगेर के पास देखा गया तो नवाब ने क्या किया, जहाज को रोक रखा और बेंसीटाट से पटना से ही अंग्रेजी जो जहाज था यानी अंग्रेजी सेना वापस बुलाने की मांग कर दी। लेकिन कलकत्ता काउंसिल द्वारा पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को यहाँ नगर पर आक्रमण का आदेश दिया जा चुका था और एलिस ने यहाँ 24 जून 1763 ईस्वी को एलिस जो था 24 जून 1763 ईस्वी को पटना पर अधिकार करके लूटपाट बहुत ज्यादा मचाया और यहाँ नागरिकों की बहुत ज्यादा हत्या भी करने का काम किया। लाचारी में मीर कासिम को एलिस के खिलाफ में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ गई और जब सैनिक कार्रवाई करनी पड़ गई और पटना विजय ने उसे विशेष कठिनाई नहीं हुई, मीर कासिम ऐसे पटना विजय में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं किया और मीर कासिम की सेना कंपनी के 300 जो यूरोपीय थे और 2500 हिंदुस्तानी सिपाहियों को उसने मार गिराया। तो एलिस एवं अन्य जो यूरोपीय थे उसको बंदी बनाकर मुंगेर में पहुंचाया गया। इस घटना को हम कह सकते हैं कि पटना का हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना कि मीर कासिम ने अंग्रेज की सेनाओं में 300 यूरोपियन को और 2500 जो हिंदुस्तानी सेना थी इसको मौत के घाट उतारने का काम किया गया और कुछ उसमें घायल जो थे उसको मुंगेर में वापस लाया गया। यह घटना जो थी 24 जून 1763 ईस्वी को यह हुआ था, जिसे हम पटना का घटनाकांड के नाम से जानते हैं। जो आपके इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पटना हत्याकांड किसे कहते हैं, तो आप इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं। तो एमयाट चुपके से कलकत्ता की ओर भाग गया, किंतु हे को मीर कासिम को ने मुंगेर में रोक रखा था और एमयाट को मोहम्मद तकी खान ने कासिम बाजार के निकट ही मार गिराया। 9 जुलाई के समय कलकत्ता काउंसिल द्वारा कलकत्ता में जो काउंसिल था उसके द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी गई और यह आदेश निकाला गया कि मीर कासिम के बदले में पुनः जो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाएगा। नवाब को गद्दी पर बैठाने या अपदस्थ करने पर का अंग्रेजों को कोई अधिकार यहाँ नहीं था, लेकिन अंग्रेजी सेना कटवा में, मुर्शिदाबाद में, गोरिया में और ऐसे जगहों पर अधिकार की उदवानला के पास पहुंच गई और उदवानला एक सुरक्षित और अभेद दुर्ग के रूप में जाना जाता था। उस समय मीर कासिम की सेना ने 1 महीने तक दुर्ग पर अंग्रेजी सेना को अधिकार करने से वंचित रखा, लेकिन कुछ देशद्रोही जो थे, जिसे कहा जा सकता है कि अपने ही देश में कुछ ऐसे देशद्रोही थे, कुछ विदेशी अफसरों को अगर कहा जाए कि धोखाबाजी से उदयवानाला जो जगह था वहां के युद्ध में मीर कासिम की सेना जब हार गई तो सिराजुद्दौला के लिए पलासी और मीर कासिम के लिए
उदय जो मीर कासिम के लिए उदय वानाला जो जगह था यह समान रूप से घातक साबित हुआ, क्योंकि उदय वानाला जो की पराजय मीर कासिम की बर्बादी की एक सूचक मानी जा सकती है, परंतु यह कहा जा सकता है कि मीर कासिम साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला मुंगेर में करना चाहता था। वह मुंगेर के दुर्ग को अच्छी तरह से सुरक्षित करके स्वयं पटना की ओर बढ़ गया, लेकिन मुंगेर के किलेदार अरब के साथ, तो यहाँ मुंगेर के जो किलेदार थे जिनका नाम अरब अली खां के रूप में हम समझ सकते हैं, उन्होंने बदले में क्या किया कि चुपचाप अंग्रेजों को दुर्ग जो था मुंगेर का वो चुपचाप सौंप दिया, बिना लड़ाई और बिना किसी संग्राम का। तो इस तरह से अंग्रेजी सेना जो थी मीर कासिम की पीछा करती हुई पटना पहुंच गई। और जब यहाँ अंग्रेज जो थे पटना पहुंचे तो पटना के जो सूबेदार थे मोहम्मद अली खां, और पटना के सूबेदार के रूप में मोहम्मद अली खां की अगर हम जिक्र करें, ने भी दगाबाजी यहाँ मीर कासिम के साथ किया। और यह मात्र 500 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले नाम पर अगर कहा जाए अंग्रेजों के हाथ में किले को सौंप दिया मीर कासिम को बंदी बनाने। और में अंग्रेजों ने यहाँ एक तरह से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, और अंग्रेजी सेना ने पटना आगमन के पूर्व भी मीर कासिम जो 4 दिसंबर के समय में आप समझेंगे 1763 ईस्वी में, कि 4 दिसंबर 1763 ईस्वी को यहाँ कर्मनासा नदी को पार करके अवध राज्य की सीमा में वह प्रवेश पा चुका था। मीर कासिम केवल 3 वर्ष तक बंगाल का सूबेदार रह पाया, बंगाल का वह नवाब रह पाया। वह एक योग्य, सतर्क के रूप में कहा जाए, दूरदर्शी के रूप में कहा जाए, नियमनिष्ठ के रूप में कहा जाए, क्रमनिष्ठ के रूप में कहा जाए, एक शासक के रूप में कहा जा सकता है। ऐसे शासक के रूप में यह मीर कासिम था, क्योंकि अल्पकाल में प्रशासनिक दोष दूर करके तथा सैनिकों को जो संगठित स्थिति था संगठित करके उसने भारतीय प्रशासकों की श्रेणी में अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लेने में काफी सफलता हासिल किया। इस तरह से वह बंगाल के भू राजस्व और लगान व्यवस्था को भी व्यवस्थित करते हुए आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के परिस्थिति को वह चाहता था। वह चाहता था कि आर्थिक स्थिति बंगाल का काफी सुदृढ़ हो जाए। वह अंग्रेजों की जो चालबाजी थी उसको शीघ्र ही भाप चुका था, और ऐसे अंग्रेजों की चालबाजी को भाप कर उससे मुक्त होकर स्वतंत्र नीति अपनाने के प्रयास में लगा रहता था। मीर कासिम एक योग्य सेनापति भले ही नहीं था, लेकिन यह बात भली भांति कहा जा सकता है कि उसने अपनी देख रेख में कभी भी जो कटवा से लेकर पटना तक अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया था। मीर कासिम की यह जो दमन का कमजोरी थी उसके पतन का सबसे मुख्य कारण के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से मीर कासिम का यहाँ पे अंग्रेजों के माध्यम से पराजय हो जाता है। तो यही स्थिति होता है भारत की। तो आज का हम लोग का सीरीज इतना ही पे, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के